नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सारे प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने कभी आंसर लिखा नहीं है या फिर जो लोग कंटिन्यू लिख रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको बेसिकली ये समझाया जा सके कि आखिर किस प्रकार से हम एक अपने आंसर को अच्छा आंसर बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो खामियां हर चीज में रहती हैं और सुधार की संभावनाएं भी हर जगह रहती हैं। तो हमारे इस सेशन में काफी सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो आने वाले समय में जुड़ेंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना चाहे आरओआर हो या पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम तो क्लियर होने से नहीं रहा। तो आंसर राइटिंग को लेकर चलिए देखते हैं आज के प्रश्न हमारे क्या है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी हम लोग प्रश्न ये लेते हैं, ये पीसीएस 2024 में आए हुए हैं। जिस समय 2024 पीसीएस के सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, उस समय हम 2023 वाले करना शुरू कर देंगे, फिर 22 वाले, इस प्रकार से 2018 तक जाएंगे। यानी कि हम लोग शुरुआत में कंप्लीट पीसीएस में आए हुए प्रश्न करने जा रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहता है, आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान उसमें एक एक पॉइंट पर हाईलाइट करेंगे। जो शब्द हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं उनको पहले यहां समझेंगे। उसके बाद ये सोचेंगे कि हमारा प्रश्न हमसे डिमांड क्या कर रहा है। क्योंकि अच्छा आंसर सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है कि आप प्रश्न से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, और प्रश्न आपको बताता है कि उसको आपसे क्या चाहिए है। अगर आपने उसकी डिमांड समझ ली और उसको पूरा कर दिया, तो यही आपका बेस्ट आंसर होता है। चलिए देखते हैं यहां इस प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति, ये शब्द सुनकर आप समझ चुके होंगे कि यहां बात की जा रही है नई आर्थिक नीति की। और भारत में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1991 में। ये आप अच्छे से जानते हैं। अब देखते हैं कि इससे क्या पूछा गया है। क्योंकि नई आर्थिक नीति के बाद तो किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। हो सकता है कि रोजगार पर की जाए, या अर्थव्यवस्था पर की जाए, या पर्यटन पर की जाए, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मॉडल है उसको लेकर की जाए, एजुकेशन को लेकर जो चेंजेस हुए उसको लेकर की जाए। तो यहां देखते हैं किस टॉपिक पर बात करनी है, न किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे। यहां पर सिर्फ आपको बात करनी है रोजगार का हमारा जो स्ट्रक्चर था। आपको पता है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय अधिकांश लोग कृषि से संबंधित कामों में लगे हुए थे। लगभग 75 से 80% आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से खेती किसानी से जुड़ी हुई थी। बाकी कुछ छोटे मोटे उद्योग थे। उद्योगों में भी आप जानते हैं हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग यही प्रमुख रूप से थे। लेकिन उसके बाद यानी वर्ष 1991 के बाद इस पूरे मॉडल में क्या चेंजेस हुए हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे कि यहां पूछा गया परिवर्तित किया। परिवर्तित किया का मतलब है कि आपको एक टाइमलाइन खींच लेनी है और यहां लिखना है वर्ष 1991। आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि 1991 के पहले हमारे रोजगार का ढांचा क्या था, रोजगार का ढांचा। और उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर 1991 के बाद रोजगार के ढांचे में क्या परिवर्तन हुए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। हम प्रत्येक प्रश्न के 3 पार्ट सोचकर चलते हैं। पहला पार्ट होता है इसकी भूमिका। ये भूमिका यहां पर आपको ये बताती है इस प्रश्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप प्रस्तावना के रूप में लिखना चाहते हैं, जिसमें आपकी सारी बातें समाहित हों। लगभग 30 से 35 वर्ड में आपको यहां पर लिखना होता है। इसी को कहते हैं भूमिका। और भूमिका के बाद जो आपका जीएस का टेस्ट करना है, जीएस का नॉलेज का टेस्ट करना है, वो ये है कि क्या आपको इस टॉपिक पर जानकारी है या नहीं। तो इसको आप लिखेंगे मध्य भाग में। और इसके बाद आपसे आपने जिस टॉपिक की समझ आपके अंदर है, तो क्या आप इसके आगे भी सोच पा रहे हैं, या फिर आप बहुत सीमित सोच रखते हैं। यानी अगर आपने जीएस में कोई टॉपिक पढ़ा, तो क्या टॉपिक जितना आपने पढ़ा आपकी सोच वहीं तक सीमित है, या उसके आगे भी आप सोच सकते हैं।
ये चीज आपको निष्कर्ष में लिखनी है। तो प्रत्येक प्रश्न को 3 भागों में तोड़ लेना है। पहली चीज कि इसकी भूमिका, दूसरा पॉइंट मध्य भाग, तीसरा हम लिखेंगे निष्कर्ष। और तीनों को जब आप लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि हमको यहां 150 वर्ड में लिखना है, 150 शब्द में लिखना है, तो लगभग 30 से 35 शब्द में हम भूमिका लिख सकते हैं। मध्य भाग हम लिखेंगे 100 शब्द के समथिंग, बाकी यहां पर भी आप वही 30 से 35, अब 100 है तो अप डाउन होता रहता है, 75 से लेकर 100 के बीच में आपको लिखना है। यहां भी 30 से 35 वर्ड में आप लिख सकते हैं। तो आपके पास एक मोटा मोटा अंदाज हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप प्रश्न लिखेंगे तो ये पॉइंट नहीं लिखने आपको कि भूमिका, मध्य भाग, निष्कर्ष। अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस में हमारे आ जाए, तो आने वाले समय में हम लोग भी इसको लिखना बंद कर देंगे। लेकिन अभी हमको प्रैक्टिस करनी है, अभी हमको शब्द लिमिट याद रखना है, इसलिए हम ऐसा करेंगे और ये करने से आपको फायदा भी मिलता है। अब यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली रोजगार के ढांचे को किस प्रकार से परिवर्तित किया। तो यहां पर हमने बताया कि आपको सबसे पहले क्या सोचना है, 1991 तक रोजगार का ढांचा, और यहां 1991 के बाद रोजगार का ढांचा। बस यही आपका प्रश्न है, इतना ही आपको समझना है, इतने से ही आपको लिखना है। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि पहले भूमिका लिखेंगे, लेकिन आप हमारी बात समझिए। दरअसल भूमिका आप तब लिख पाएंगे जब आपको वो टॉपिक समझ में है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि भूमिका का मतलब है कि जो भी आपसे प्रश्न में पूछा गया है, जो डिमांड की गई है, उन सभी के बारे में एक ऐसी शुरुआत दीजिए कि पढ़ने वाला आगे पढ़ने के लिए इंस्पायर हो। अगर आपको टॉपिक की ही समझ नहीं है तो वो भूमिका आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक में आपका जो जीएस है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इससे आंसर कैसे निकालेंगे। यहां प्रश्न में ये पूछा गया है कि 1991 के बाद, यानी यहां का पूछा गया है रोजगार के ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ। तो अगर आप आंसर लिखेंगे तो ऐसा ना कीजिएगा कि आप सिर्फ इसके बारे में लिखाएंगे, बल्कि आपको सबसे अधिक फोकस किस पर देना है, इस पर देना है। तो आप कहेंगे कि सर क्या इसको नहीं लिखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत का रोजगार का स्वरूप क्या था। बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि मेनली प्रश्न पूछने वाले ने आपसे ये पूछा है। अगर उसको ये पूछना होता तो ये पूछ देता कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, उसके बारे में बताइए, या स्वतंत्रता के समय भारत में रोजगार का स्वरूप क्या था, उसके बारे में बताइए। लेकिन स्पष्ट रूप से कहा है कि 1991 के बाद, यानी नई आर्थिक नीति आने के बाद, 1991 में ही नई आर्थिक नीति आई हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसीलिए ये प्रश्न आपका बना यहां से। अब आप याद रखिएगा कि रोजगार का ढांचा क्या था 1947 से 1991 तक, किस प्रकार का ढांचा था। तो आप कहेंगे कि इस समय हमारे यहां मुख्य रूप से क्या होता था, कृषि। अधिकांश लोग क्या करते थे, कृषि से संबंधित काम लगे होते थे, कृषि से संबंधित व्यवसाय। कृषि से संबंधित व्यवसाय। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई है कि 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी हमारे देश की अधिकांश आबादी क्या करती थी, कृषि से संबंधित व्यवसाय में लगी हुई थी। और साथ में 1991 तक हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थे, हम बंद अर्थव्यवस्था थे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक देश किसी देश में ना तो कुछ बेच रहा है और ना ही खरीद रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सरकारों के स्तर पर तो खरीद हो सकती है, जैसे भारत सरकार अमेरिका से कुछ ले सकती है, अमेरिका कुछ दे भी सकती है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, जैसे आज अंबानी, अडानी या बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ये सब नहीं होती हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो ये भी था, साथ में लघु उद्योग भी थे हमारे यहाँ, हस्तशिल्प,
कुटीर उद्योग, उद्योग, ये सारी चीजें थी हमारे यहाँ और अधिकांश लोग इन्हीं सब कामों में लगे हुए थे। लेकिन आपको जितने बड़े पैमाने पर ये हमने लिखा हुआ है, इसको बहुत संक्षिप्त में लिखना है। ये आपकी सिर्फ समझ के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1991 तक हमारे देश में रोजगार का ढांचा क्या था। अधिकांश लोगों को रोजगार कृषि देती थी और साथ में बंद अर्थव्यवस्था थी, इसलिए हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा होता नहीं था। तो बाकी लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग, यही सब हमारे यहाँ मुख्य रूप से चलते थे। लेकिन 1991 के बाद क्या चेंजेस हुआ? 1991 के बाद आपको पता है कि हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया और नई आर्थिक नीति के बाद हमारा जो रोजगार का ढांचा है उसमें आपको पता है कि आज के समय में सबसे अधिक जीडीपी में हिस्सा हमारे सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा। आप जानते हैं कि बेसिकली अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 सेक्टर होते हैं। मुख्य रूप से, वैसे तो 5 होते हैं। मुख्य रूप से प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? कृषि आती है और खनन आता है। खनन मतलब चाहे आप पेट्रोलियम प्राप्त कीजिए, सारी चीजें, पशुपालन, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आता है। द्वितीयक सेक्टर में उद्योग धंधे आते हैं। तृतीयक सेक्टर में आता है सेवा सेक्टर, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजों को ले जाना, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, ये सब क्या आपको कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो तृतीयक सेक्टर होता है सेवा क्षेत्र। और 1991 के बाद अगर आप देखेंगे, आज के समय में सबसे अधिक योगदान किसका है हमारी अर्थव्यवस्था में? सेवा क्षेत्र का योगदान है। आधे से अधिक हमारी जीडीपी का सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, 1991 के बाद हम लोगों ने कृषि सेक्टर की अनदेखी की है, कृषि क्षेत्र की अनदेखी। यानी कृषि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं है। विदेश से क्या हुआ 1991 के बाद से? विदेश से निवेश तो हमारे देश में आया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो निवेश नहीं गया। यही कारण है कि हमारे देश में किसानों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। कृषि में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, न नई तकनीक अपनाई गई। इन सभी चीजों के कारण कृषि क्षेत्र हमारा आज भी समस्याग्रस्त है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एफडीआई, एफपीआई में वृद्धि हुई। अब आप कहेंगे कि एफडीआई, एफपीआई में वृद्धि से, यानी कि विदेश से जो निवेश आया हमारे देश में, उससे रोजगार का क्या संबंध है? डेफिनेटली संबंध है। इससे क्या हुआ, जो ये निवेश आया ये बेसिकली या तो सर्विस सेक्टर में था मुख्य रूप से, या इंडस्ट्री के रूप में आया। तो इन सब से भी हमारे देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इसका परिणाम है कि बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी फैली। क्यों? क्योंकि जो विदेशी कंपनियां थी ये बहुत हाईटेक कंपनियां थी। इनके कारण क्या हुआ, जो हमारी कंपनियां थी वो इनका मुकाबला बहुत हद तक नहीं कर पाई और इस कारण से कई सारी कंपनियां बंद हुई हैं। अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर याद होगा तो टेलीकॉम सेक्टर में कितने सारे कंपनियां सिम कार्ड की, फोन की होती थी, आज कुछ लिमिटेड बची हुई हैं। क्यों? क्योंकि तकनीक के साथ वो अपग्रेड नहीं कर पाई या वो सर्विस महंगी प्रोवाइड करती थी। लेकिन कोई दूसरी कंपनी आई जिसने सस्ती सेवाएं देना शुरू कर दिया तो वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई। तो ये सारी चीजें आप देख पाते हैं। यही सब चीजें बेसिकली हमारे रोजगार के ढांचे को चेंजेस किया। और आज के समय में अगर आप देखेंगे, हमारे देश में जो बड़े पैमाने पर श्रम है उसकी सही खपत नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आज के समय में अधिक स्किल लोगों की आवश्यकता है, अधिक स्किल। अगर सर्विस सेक्टर में किसी को सर्विस प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए बहुत योग्यता चाहिए। आज के समय में तो आप जानते हैं एआई का दौर चल रहा है। इसमें जो भी उद्योग हैं या फिर जो भी मान लीजिए लेबर चाहिए वो अत्यधिक स्किल लेवल का चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ये भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आकर आपको एक टीचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अधिक स्किल लोगों की आवश्यकता होती है। तो 1991 के बाद सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ? यही चेंजेस हुआ कि हमारी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का हो गया। साथ में इस समय कृषि की अनदेखी की गई, इसलिए कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ, समय को जो रोजगार मतलब जो डिपेंड थे उनका भी वो भी यहां से क्या हुए, बेदखल हुए एक प्रकार से। और साथ में अगर आप देखेंगे
FDI FPI तेजी से बढ़ा, ये अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन इस कारण से भी जो हमारे देश की अपनी कंपनियां थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, वो क्या हो गई, बंद हो गई। साथ में इससे एक और समस्या क्या है कि आज के समय में रोजगार उसी के लिए उपलब्ध है जो अधिक स्किल है, यही सर्विस सेक्टर की मेन डिमांड होती है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से अगर इसको लिखना है तो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पूछा गया है कि आर्थिक नीति ने किस प्रकार से भारत के रोजगार ढांचे में परिवर्तन किया है, तो प्रस्तावना अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि 1991 से पहले की यदि हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां रोजगार के ढांचे में कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमताएं थी, हालांकि उद्योग भी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे लेकिन फिर भी ठीक स्थिति थी। वहीं 1991 के बाद यदि हम देखें तो कृषि सेक्टर का धीरे धीरे लगातार पतन हुआ है, साथ में सर्विस सेक्टर बहुत तेज गति से ग्रोथ हुआ है जहां अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस कारण से हमारे देश में इतनी अधिक आबादी के बाद भी उनको पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाते हैं या अल्प रोजगार की स्थिति में रहते हैं। ये भूमिका हो गई। अगर पूछा जाए कि ये बताइए, इसके बारे में पूछा, जो आप मूल मिडिल पार्ट होता है ना, मध्य भाग, तो मध्य भाग में क्या आप लिखेंगे, सीधे सीधे इन्हीं पॉइंट को लिख देना है आपको, एक एक पॉइंट को कि क्या चेंजेस हुए, फिर आप लिखेंगे भूमिका के बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यदि देखा जाए तो 1991 की नई आर्थिक नीति के आने के बाद रोजगार के ढांचे में हमें निम्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन सब पॉइंट का आप जिक्र कर दीजिएगा, निष्कर्ष में लिखिएगा। यह बात सच है कि 1991 के बाद कृषि सेक्टर की भी अनदेखी की गई है और अधिक स्किल लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं, लेकिन यह भी बात सच है कि 1991 के बाद से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, साथ में वर्तमान समय में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत लगातार कदम ताल कर रहा है, यानी साथ साथ बढ़ रहा है। आज जो भी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उन टॉप 5 कंट्री में हम लोग शामिल हैं। तो ऐसे ही तो शामिल नहीं है। अगर हमने उस समय 1991 में नई आर्थिक नीति नहीं अपनाई होती तो हम लोग नहीं होते यहां पर, है ना। बाकी आप जानते ही हैं कि 1991 की आर्थिक नीति का पायनियर किसे कहा जाता है, मनमोहन सिंह जी को। उन्हीं को सौंप दिया गया था कि अब आप चाहे जैसे संभालिए, आप ही को संभालना है पूरा। इसी प्रकार से उन्होंने, सब जानते हैं स्टोरी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, भारत जनसंख्या लाभांश। एक एक शब्द को पढ़ते हैं और उन शब्द को पहले हम लोग अंडरलाइन करते हैं कि अल्टीमेट पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है तभी समझ में आएगा जब उसके एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्य को आप समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था में है। एक शब्द यहां आ गया, जनसंख्या लाभांश, यानी इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंस, जनांक लाभांश या जनसंख्या लाभांश की अवस्था में है। तो आगे देख लेते हैं, फिर इस शब्द को समझाएंगे। भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समुपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना कीजिए। तो यहां क्या पूछा गया है इसको समझिए। यहां कहा गया है कि हमारे देश में अभी कौन सी स्थिति है, जनसांख्यिकी लाभांश या जनांक की लाभांश की स्थिति है। ये क्या होती है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक घर है, ये इस घर में अगर 5-10 लोग हैं और इन 10 लोगों में से केवल 2 लोग ही रोजगार करते हैं, तो बाकी 8 लोग क्या हुए, इस पर डिपेंड हुए। यानी कि 2 लोग काम करने वाले हैं, 8 लोग उन पर डिपेंड हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये लोग चाहे जितना कमा लें, इनका अधिकांश हिस्सा तो पूरा घर गृहस्थी में खर्च हो जाएगा। ये सीधी सीधी बात है। लेकिन मान लीजिए एक घर में यदि 10 लोग हैं और 10 लोगों में 7 लोग जॉब करते हैं, 3 लोग इन पर डिपेंड हैं, तो ये घर अच्छी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि इन पर डिपेंड लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी प्रकार से यहां कहा गया जनसंख्या लाभांश। जनसंख्या लाभांश का मतलब होता है कि जिस देश में युवा का मतलब है 15 से लेकर ये 59 वर्ष तक के, आपको हम बता रहे हैं 15 से जो 59 वर्ष तक के लोग होते हैं, इनमें काम करने की अधिक पोटेंशियल होती है। ये किसी भी काम को कर सकते हैं और अधिकांश लोग जो होते हैं वो इन्हीं पर डिपेंड होते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये है 15 वर्ष की उम्र, ये है 59 की उम्र, ठीक है। यहां जाएंगे 59 के आगे, कहीं कहीं पर 64 भी लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, 64, बाकी यहां 0 वर्ष। अब देखिए, जिस देश में 15 वर्ष से लेकर 59 या 64 वर्ष तक के लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है,
लगभग 50%, 60%, जितनी भी हो, बस अधिक होनी चाहिए। उसी कंट्री को कहते हैं क्या, जनांक की लाभांश की स्थिति, वही स्थिति होती है। इस ऐसी स्थिति में फायदा क्या है? फायदा यह है कि 15 से लेकर 59 वर्ष तक के, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, ये ज्यादा संख्या में हैं। अगर इन सबको काम मिल जाए तो इन पर डिपेंड लोग, ये बच्चे हैं और साथ में ये बुजुर्ग हैं, ये देश सबसे अधिक आगे जा सकता है। और भारत ऐसी ही स्थिति में गुजर रहा है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश जो कार्यशील आबादी है, काम करने लायक आबादी, वो युवा वर्ग की है, इसी कैटेगरी में आती है। बाकी जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, इनको मिला लिया जाए तो ये इनकी अपेक्षा काफी कम है। ऐसी स्थिति में अगर सभी लोगों के पास रोजगार हो, सभी लोग काम करें, तो देश का आर्थिक विकास जितना हम लोग चाहते हैं, जिस देश से आगे निकलना चाहते हैं, ये सब कुछ संभव है। लेकिन समस्या हमारे देश में यही है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, और जिनको रोजगार भी है उनको पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है, और जिनको रोजगार है उसके बाद भी उसको काम से उतना अधिक इनकम नहीं है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसीलिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया था पीसीएस यूपीएससी में कि हमारा देश जनसांख्यिकी लाभांश की दृष्टि से गुजर रहा है, क्या कारण है कि लेकिन ये हमारे देश के विकास में बाधक है। बाधक इसलिए है क्योंकि जब यही आबादी आपकी बेरोजगार है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो ये आपके लिए क्या है, बर्डन है, बोझ है। लेकिन यही आबादी अगर पढ़ी लिखी है, स्किल है उसके अंदर, सबके पास रोजगार उपलब्ध है, तो यही लोग देश की प्रगति में सहायक बन जाएंगे। बस इतना ही तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ बेसिकली आपसे पूछा गया है कि हमारा देश जनसंख्या की लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। हमने बता दिया है कि हमारे देश में 15 से 64 वर्ष तक की आयु के लोग अधिक संख्या में है, यही अवस्था कहलाती है जनसंख्या की लाभांश की अवस्था। इसी परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समुपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय की चर्चा कीजिए। यहां आपकी राय नहीं मांगी गई है, बल्कि यहां पर सरकार के उपाय पूछे गए हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है इसके लिए। ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी से क्वेश्चन है। सरकार जो भी कर रही है वो आपको बताना है, वही 3 चीजें आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका, जैसा कि भूमिका में आपको इस पूरे टॉपिक की आपकी समझ होती है, उसको लिखना होता है। भूमिका के बाद आपको मिडिल पार्ट लिखना है, मध्य भाग, और मध्य भाग में आपको सरकार की योजनाएं लिखनी है। मध्य भाग में आपको क्या लिखनी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की योजनाएं। स्पष्ट रूप से कहा है सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, सरकार ने जो भी उपाय किए हुए हैं उसके बारे में बताइए, यहां पर यह पूछा गया है। इसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो आपको पता है कि सरकार क्या क्या कर रही है इस दिशा में। जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट तो आपने सुने होंगे। पहली चीज है कि भारत में एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन या कौशल विकास मिशन। इस कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है कि जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक है या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनकी जिस चीज में रुचि है, मान लीजिए किसी को सिलाई कढ़ाई करना है, किसी को मान लीजिए पेंटिंग सीखना है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक का कामकाज सीखना है, तो आप जो भी सीखना चाहते हैं, तो इस मिशन के माध्यम से सरकार बहुत सारी चीजें सिखा रही है, बहुत सारे कोर्सेज सिखा रही है। उन कोर्स में आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ में सरकार आपको रजिस्टर्ड भी कर लेती है कि आपने सीख लिया है। सरकार के पास आपका डेटा होता है, जानकारी होती है। अब अगर सरकार को कहीं पर भी उसकी जरूरत है या किसी कंपनी को जरूरत है, सरकार के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। आपके पास स्किल इंडिया का अगर कार्ड है तो उसके माध्यम से भी आप सीधे एंट्री ले सकते हैं। आपका बकायदा चेक किया जाएगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, बाकी आपको जॉब मिल जाएगी। तो एक तरफ तो सरकार ने यह किया है कौशल विकास मिशन, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने किया है स्टार्टअप्स इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आपको पता है कि छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको सरकार प्रोत्साहित करती है और प्रोत्साहित करती है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, हम आपको कम कम इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। और इतना ही नहीं, आप पर जो जोखिम होता है, क्योंकि अधिकांश लोग काम करना चाहते हैं, रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते इस बात से कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो सरकार काफी कुछ इसमें सपोर्ट करती है, ये भी एक अच्छी चीज है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के अलावा सरकार मेड इन इंडिया
और मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया में क्या है? बेसिकली ये है कि देश में ही उत्पाद बनाए जाएंगे। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, अधिकांश चीजें देश के अंदर बनाई जाएंगी। जब देश में कोई चीज बनेगी तो स्वाभाविक है उसके बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होगा। कच्चा माल भी देश से खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं, कच्चा माल के साथ साथ और भी चीजों की जरूरत होती है, वो सब चीजें यहां पर ली जाएंगी। इससे क्या होगा? बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनके जेब में पैसा आएगा। तो यही तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का उपाय है। बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी? कि जिस कारण से लोग बेरोजगार हैं वो कारण ही खत्म कर दिया जाए। अगर स्किल नहीं है तो स्किल सिखा दिया जाए। अगर उनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो पैसे दे दिए जाएं। इसी प्रकार से मुद्रा योजना भी आपको पता है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी सरकार क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। साथ में आपको पता होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए भी सरकार ने रुपए दिए थे। स्ट्रीट वेंडर, जो लोग सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उनको भी शायद 15,000 या 20,000 रुपए कुछ दिया जाता है कि आप अपने इस चीज को और बढ़ाइए। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समुपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, ये उपाय सरकार अपनाए हुए है। समझ में आ गया होगा। इन सभी पॉइंट का आपको जिक्र करना है और इन सब पॉइंट पर आप लिख देंगे, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। अगर आप भूमिका देखेंगे तो आप लिखेंगे कि भारत उन देशों में से है जो जनांक की लाभांश की दृष्टि से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे देश में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कार्यशील आयु से संबंधित है, और उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो चाहे जितनी ऊंचाई पर देश को ले जा सकता है। इसी संदर्भ में ये बात सच प्रतीत होती है। फिर आप लिखेंगे मिडिल पार्ट, लिखेंगे सरकार द्वारा विगत एक दशक से अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके, क्योंकि जनसांख्यिकी लाभांश की अवस्था में होते हुए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। इसके दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा कौशल विकास मिशन, लिख दीजिएगा। अगर डेट नहीं याद है कि कब से शुरू हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे लिखिएगा। इसके माध्यम से सरकार युवाओं में कौशल डेवलप करने का प्रयास कर रही है ताकि उनको उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके। स्टैंड अप इंडिया लिखेंगे। इसमें छोटे स्टार्टअप्स को सरकार प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध करा रही है, उनके जोखिम को कम कर रही है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सरकार देश के अंदर ही चीजों को बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। मुद्रा योजना के माध्यम से भी सरकार ऋण के लिए प्रेरित कर रही है। स्ट्रीट वेंडर को भी योजना दे रही है, महिलाओं को भी दिया जा रहा है। एमएसएमई में भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की है जिन्होंने उस सेक्टर में क्या किया है, एमएसएमई जो लोन दिया जा रहा है वो लिया हुआ है। ये सब आप जानते हैं, इसलिए ये सब पॉइंट आपके पास है, आपने जीएस में पढ़ा हुआ है। यहां पर बस हमने आपको बताया है कि इनको यूज कैसे करना है। निष्कर्ष लिखेंगे कि भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को देश के लिए उपयोगी बनाने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि इनको प्रशिक्षित किया जाए, स्किल का डेवलपमेंट किया जाए, इंडस्ट्री के सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, साथ ही कृषि सेक्टर में भी सुधार किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए ताकि रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध हो सकें और देश सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक प्रगति कर सके। तो आज दो ही प्रश्न आपको समझाने हैं और इन दो प्रश्न को आप समझ चुके होंगे कि इनको लिखना किस प्रकार से है। बाकी आपको पता है, आप जो भी लिखेंगे टेलीग्राम पर सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से आपके प्रश्न जब प्राप्त होने लगेंगे, अभी तो हालांकि सबसे कठिन काम यही लगता होगा, विद्यार्थी जीवन में सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि पेन उठाकर कुछ लिखना। रट्टा तो सभी लोग लगा लेते हैं, यही तो अंतर होता है। अगर रटना है कि अकबर कौन था, ये क्या क्या किया, सब कुछ याद होगा, लेकिन एक लाइन में पूछ दिया जाएगा कि अकबर की उन सभी नीतियों को बताइए जो उसे धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक बताते हैं, तो कहेंगे ये कहां से प्रश्न आ गया, इसमें क्या लिखें। यही होता है प्रैक्टिस। आपके पास नॉलेज भरपूर है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के अभाव के कारण आप लिखना नहीं जानते हैं, और लिखना भी जानते हैं तो उसको सिस्टमैटिक लिखना नहीं जानते हैं, और अगर वो भी जानते हैं तो कोई नया प्रश्न जब आपके सामने आ जाता है उसको हैंडल करना नहीं जानते हैं। इन्हीं सारी चीजों को यहां पर हम कोशिश करते हैं कि आप समझ सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ जो यूपी पीसीएस में आए होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने द्वारा लिखे हुए आंसर को
भेजते रहिए, क्योंकि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आप बेहतर बनेंगे।